ये है छोटे से गांव सुखपुर की कहानी। एक गांव जो अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर है। लेकिन इसी गांव की एक झोंपड़ी में रहता है अढ़ैया, एक गरीब मगर जिजी-विषा से भरा हुआ नौजवान। उसकी जिंदगी सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है और दिन ढलने के साथ थमती है। अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल का सारा भार उसके नौजवान कंधों पर है। देखिए, वो रहा अपनी दिनचर्या शुरू करते हुए। अरे या बेटा, जरा पानी। माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। कल दवा ले आऊंगा डॉक्टर से मिलकर। दवा? पैसे कहाँ से लाएगा बेटा? तू दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता है वो सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए ही तो बमुश्किल पूरा होता है। हम दोनों बूढ़े तेरे लिए बोझ बनकर रह गए हैं। पिताजी, ऐसी बात मत कहिए। आप बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। आपकी दुआओं से ही तो मैं इतना काम कर पाता हूँ। और डॉक्टर की बात पक्की, कल लेकर आऊंगा दवा। हमारे पास ना अपना घर है ना अपनी जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता है और उसके बदले में भी उसे वो हक नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। कभी कभी तो लगता है हमने ही इसके भाग्य पर पहरा बांध दिया है। सुमन, परेशान मत हो। रीटा से कहो, हमारा बेटा अमन बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। इसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया है। इसने बचपन से ही तमाम मुश्किलें देखी हैं, पर कभी हार नहीं मानी। एक न एक दिन हमारा बेटा जरूर तरक्की करेगा। उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। आज भले ही हालात मेरे साथ नहीं हैं, पर मुझे यकीन है अगर मैं मेहनत करता रहा, ईमानदारी से अपना रास्ता बनाता रहा, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब मेरी किस्मत बदलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस धैर्य रखने की देर है। अढ़े आज सेठ करण सिंह के खेत पर काम कर रहा है। करण सिंह गांव के समृद्ध जमींदारों में से एक हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी की एक गहरी छाया है। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। अढ़े की नजर उनकी इस हालत पर पड़ती है। सेठ जी, प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप आज बहुत उदास हैं। चेहरे पर कोई भारी चिंता साफ झलक रही है। अगर मैं गलत नहीं तो क्या कोई बात है? शायद मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं। अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? क्या तू खुद अपनी सहायता कर पा रहा है? अगर तू किसी की सहायता करने लायक होता तो क्या तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए आज मेरे खेत पर मजदूरी करनी पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान न कर। सेठ जी, गुस्सा करना ठीक नहीं। ये सब वक्त का फेर है, किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत और इरादों पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही हालात मेरे मुताबिक नहीं हैं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरा साथ देगी। मेहनत और सब्र से तकदीर के दरवाजे खुलने में वक्त लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती सेठ जी। अढ़ैया, तेरे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। तेरी इन बातों ने तो मेरे मन को एक अजीब सा सुकून दे दिया है। इतनी मुश्किलों के बीच भी तू जिंदगी को इतनी खुशी और हिम्मत से जी रहा है। सेठ जी, ये सब तो मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं कोई जिद करता था वे मुझे समझाते थे। वे कहते थे, बेटा, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह खुशियां लाती है तो कभी सर्दी की तरह मुश्किलें और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही समझदार और नेक इंसान है। किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तेरी बातों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो फिर सेठ जी, अब आप मुझे बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? कौन सी ऐसी परेशानी है जो आप जैसे इंसान को घेरे हुई है? पूरी बात बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल आए। अढ़ैया,
बात ऐसी है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है सेठ जी। एक बार मुझे बताइए तो सही। सुनो रैया, हमारे गांव की सीमा पर मेरे पिताजी की एक पुश्तैनी जमीन है जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास है। उस पर मेरा और मेरे छोटे भाई का हक है। मगर गांव के ही दो बाप बेटे बलवंत और उसका लड़का संजय उस पर सेंध लगाकर बैठे हैं। मैंने पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उनके साथ हैं। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, उन ताकतवर लोगों के आगे मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। और अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे बाप दादा की जमीन मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। इसीलिए मैं इतना परेशान हूं अड़ैया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप सीधे कानून का रास्ता लेंगे तो वो लोग अपनी ताकत के बल पर केस को लटकाते रहेंगे। आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। अड़ैया, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी विरासत छीनी जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी जरूर होगा। अगर आप माने तो एक तरीका है जिससे आप बिना कानूनी झमेले के अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। क्या? अगर ऐसा कोई रास्ता है तो फटाफट बताओ अड़ैया, वो क्या तरीका है? अरे वाह अड़ैया, तू तो बहुत चतुर और समझदार है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब बताई है तूने। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर वापस मिल जाएगी। सुन, मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना कामयाब हुई तो मैं उस जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। तू भी जमीन का मालिक बन जाएगा। अरे सेठ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से ही मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है अड़ैया, तू सच में बहुत नेक दिल इंसान है। हाँ, खैर अभी के लिए तू कल से इसी काम पे लग जाओ जैसा तूने कहा। अगले दिन अढ़ैया अपनी योजना के पहले चरण पर अमल करते हुए बलवंत और संजय के खेत पर पहुंच जाता है। उसने अपने कपड़े और अंदाज थोड़ा बदल लिया है ताकि वो बिल्कुल एक बेरोजगार भटकता हुआ मजदूर लगे। नमस्ते सेठ जी। अरे तू कौन है? कहां से आया है? सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। सोचा क्यों ना आपसे पूछ लूं, क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे भाई, किसने कह दिया तुझे कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के ही एक गांव से हूँ। रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कभी कहीं खेती का काम मिल जाता है तो कभी कोई मजदूरी। बस उसी से गुजारा चल रहा है। आप जैसे बड़े जमींदारों के यहाँ तो हमेशा काम रहता ही है। मैंने कह दिया ना, यहाँ कोई काम नहीं है। तू जा, अपना रास्ता देख। जो फिर सेठ करण सिंह आप लोगों के बारे में सही ही कह रहे थे। रुक, क्या कहा? करण सिंह ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, आपने तो कह दिया कि यहाँ कोई काम नहीं है। मैं चलता हूँ, कहीं और कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, अरे भाई इधर आओ। शायद तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम हो। धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट तो पालना ही है। सब्र कर भाई, काम तो हम बता देंगे। पहले ये बता कि करण सिंह वाला क्या मामला है? उसने हमारे बारे में क्या कहा? सेठ जी, सच कहूँ तो मैं पहले करण सिंह सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज इंसान है। मैं दिन रात एक करके उसके खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसके बदले में वो मुझे मेरी सही मजदूरी तक नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे जमकर बहस हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? जब बहस हो रही थी तो उसने कहा कि पूरे गांव में मुझसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में उसे जवाब दे दिया
कि गांव के सबसे बड़े और दरिया दिल जमींदार बलवंत सेठ और संजय सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसीलिए उनके यहाँ काम करने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तूने। आखिरकार हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे उसे उसकी मेहनत का पूरा पूरा हक मिले। वाह सेठ जी, आपने तो बहुत ही शानदार बात कही। करण सिंह तो आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता। वो शायद आपके जितना सोच भी नहीं सकता। पिताजी, लड़का तो ठीक लगता है। हमें अपने इस नए खेत पर काम करने के लिए एक मेहनती मजदूर की तलाश थी ही। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अड़या सेठ जी। ठीक है अढ़ैया, तुम कल सुबह से ही काम पर आ जाना, हम तुम्हें रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी। अढ़ैया ने बलवंत और संजय के खेत पर काम शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसकी योजना सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है उनका पूरा विश्वास हासिल करना, और इसलिए वो ऐसा मेहनती बना कि उसने कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। संजय, देखा इस अढ़ैया को? ये लड़का तो बहुत मेहनती है, अकेला ही 3-4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ जो हमने इसे रख लिया। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना मेहनती मजदूर तो हमें बहुत समय बाद मिला है। पूरा दिन बिना रुके बिना थके काम करता रहता है। इसके आगे तो हमारे बाकी मजदूर भी फीके लगते हैं। और देखने में तो ये बहुत ईमानदार भी लगता है, किसी चीज की शिकायत नहीं, बस काम में लगा रहता है। अढ़ैया, थोड़ा आराम कर लो, इतनी धूप में लगातार काम मत करो। सेठ जी, आराम तो मेरी किस्मत में है ही कहाँ। घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, अगर काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से लाऊंगा। घर पर बैठकर आराम करने से तो अच्छा है काम करता रहूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है और घर का खर्च भी चल जाता है। सच कहता है लड़का। खैर अरैया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये तो मेरा फर्ज था सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कई दिन और बीत गए। अढ़ैया ने अपनी मेहनत से बलवंत और संजय का पूरा विश्वास जीत लिया था। अब समय था योजना के अगले चरण को अंजाम देने का। एक शाम जब बलवंत और संजय खेत का दौरा करने आए तो उन्होंने देखा कि सभी मजदूर चले गए हैं सिवाय अढ़ैया के। अरे भाई, अब तो शाम होने वाली है, सब चले गए, तुम अब भी क्यों काम कर रहे हो? अब घर जाओ, आराम करो। सेठ जी, जिनके घर में चूल्हा रोज जलना हो उनके लिए आराम कहाँ। थोड़ा और काम कर लूंगा, इससे कल का बोझ कम हो जाएगा। नहीं अरैया, आज बस करो। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें खुशी हो रही है, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखो। जाओ, घर जाओ। नहीं सेठ जी, आप लोग जाइए, मैं बस ये छोटा सा हिस्सा खत्म करके ही घर जाऊंगा। मुझे काम करने में ही खुशी मिलती है। पिताजी चलिए, अढ़ैया पर भरोसा है, हम जा सकते हैं। ठीक है अढ़ैया, जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके घर चले जाना। यही सही मौका है, कल सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह जैसे ही बलवंत और संजय खेत पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत में पुलिस खड़ी थी और थानेदार कुछ लिख रहा था। एक जगह चौकसी लगी हुई थी जहां से एक कंकाल का ढांचा बाहर निकला हुआ था। थानेदार साहब, ये सब क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ साहब, ये हमारी जमीन है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को गिरफ्तार करके जेल ले जाना ही पड़ेगा। जेल? थानेदार साहब, ये क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझे नहीं, क्या हुआ है? अभी तुम दोनों अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है? ये क्या है? ये लाश यहाँ कहाँ से आई? हमें कुछ नहीं पता साहब। अब बहाने मत बनाओ। पहले किसी की हत्या की, फिर लाश जमीन में गाड़ दी
और अब कह रहे हो कि कुछ नहीं पता। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें सच्चाई नहीं पता। हम बेगुनाह हैं। सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ? अढ़ैया, देखो पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है और थानेदार साहब हमें ही दोषी मान रहे हैं। क्या? कंकाल? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ अड़ैया, और थानेदार साहब हमें गिरफ्तार करने वाले हैं। अब तू ही कोई उपाय सोच। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब रहती है। अब कोई तरकीब नहीं चलेगी। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जेल जाएगा ही। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। मैं सिर्फ 5 मिनट देता हूं। सेठ जी सुनिए, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब आप लोग तय कीजिए कौन जाएगा जेल। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। अढ़ैया भाई, कोई और उपाय सोचो। मालिक, इस कंकाल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे कई महीने पहले यहाँ दबाया गया होगा। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? शायद इस जमीन से जुड़ा कोई पुराना मामला। बढ़ैया, सच कहूं, ये जमीन हमारी है ही नहीं। क्या? ये जमीन आपकी नहीं है? तो फिर किसकी है? ये जमीन सेठ करण सिंह की है। हमने इसे कुछ महीने पहले हड़प लिया था। हमने गलत कागजात बनवाए और जमीन पर कब्जा कर लिया। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात। जल्दी बताओ अमन, क्या तरकीब है? पहले आप मुझे ये बताइए, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? अढ़ैया भाई, इसमें क्या सोचना, जमीन से ज्यादा तो हमारी जान प्यारी है। तो फिर एक काम कीजिए, आप जाकर थानेदार साहब से कहिए कि ये जमीन आपकी नहीं, सेठ करण सिंह की है। आपने बस कुछ महीने पहले ये जमीन काम करने के लिए उनसे ली थी। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। पर ऐसा करने से तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं मालिक, आप मेरी बात समझे नहीं। जब आप कहेंगे कि जमीन करण सिंह की है तो पुलिस किसे पकड़ेगी? करण सिंह को। और जब करण सिंह जेल चला जाएगा तो आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आपकी जान भी बच जाएगी और जमीन भी वापस मिल जाएगी। वाह अढ़ैया भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। आज तक तुमने अपनी मेहनत से हमें खुश किया। आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान बचाएगी। अढ़ैया की चालाक योजना के तहत बलवंत और संजय ने थानेदार के सामने स्वीकार कर लिया कि जमीन करण सिंह की है। थानेदार ने अढ़ैया को करण सिंह को बुलाने भेजा। अढ़ैया न केवल करण सिंह को लेकर आया, बल्कि वह गांव के सरपंच को भी साथ ले आया, जैसा कि योजना में तय था। यहाँ क्या हो रहा है थानेदार साहब? इतने लोग क्यों जमा हैं? सरपंच जी, इनकी जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं, इस करण सिंह की है। सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप इस मजदूर अढ़ैया से पूछ लीजिए। क्या ये सच है अड़ैया? ये जमीन किसकी है? सरपंच जी, ये जमीन सेठ करण सिंह की है। बलवंत सेठ और संजय सेठ ने बस कुछ समय पहले ही इस जमीन पर खेती शुरू की है। सरपंच जी, ये कंकाल नकली है। ये सब मेरी और अढ़ैया की मिली भगत से रची गई एक योजना थी। इन दोनों बाप बेटों के मुंह से सच निकलवाने के लिए इन्होंने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली थी। ये सुनते ही बलवंत और संजय के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे एक सोची समझी योजना का शिकार हो गए हैं। क्या तुम लोगों ने जमीन हड़पने की कोशिश की? बलवंत और संजय के पास अब कोई चारा नहीं बचा। वे गिड़गिड़ाने लगते हैं। सरपंच जी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आ गए। हाँ सरपंच जी, सेठ करण सिंह, हमें माफ कर दो। हम ये जमीन तुम्हें वापस दे देंगे। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वे दोनों जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। करण सिंह और सरपंच एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, उठो, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए कभी किसी के साथ गलत मत करना। बुरे वक्त में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे काम आते हैं। जमीन का क्या है, कभी मेरी कभी तुम्हारी। हाँ, और अगली बार ऐसा कुछ किया तो सीधे जेल भेज दूंगा, समझे? हाँ सरपंच जी, बहुत धन्यवाद। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।
सरपंच और पुलिस वहां से चले जाते हैं। बलवंत और संजय जमीन वापस करने का वादा करके अपने घर चले जाते हैं। आखिरकार सच की जीत हुई। करण सिंह को उसकी जमीन वापस मिल गई और अब वो अपना वादा पूरा करने का समय आ गया था। वो अरहैया के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता थी। अरैया, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये जमीन जिस पर तुम काम कर रहे थे, आज से ये तुम्हारी है। तुम अब इसके मालिक हो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरा हक दिलवाया, यही काफी है। याद करो अरैया, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरहैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो करण सिंह के पैर छूता है। धन्यवाद, धन्यवाद सेठ जी। आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। नहीं अरैया, तुमने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से अपनी किस्मत खुद बदली। मैंने तो बस तुम्हारी मेहनत का इनाम दिया है। और इस तरह अरहैया ने न सिर्फ अपनी मेहनत और चतुराई से सेठ करण सिंह को उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि दो धोखेबाजों को एक सबक भी सिखाया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूरदर्शिता ने उसकी फूटी किस्मत को बदल दिया। आज अरहैया सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक जमींदार है। और ये कहानी साबित करती है कि इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और बुद्धि से किसी भी मुश्किल पर विजय पा सकता है। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत और इरादे उसकी किस्मत बदल सकते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास अपनी खुद की जमीन होगी। ये सब आप दोनों की दुआओं और सेठ करण सिंह की दरियादिली का नतीजा है माँ। अब हम इस जमीन पर अपना घर बनाएंगे और खेती करेंगे। हमारे खराब सारे दिन बीत गए। और इस तरह सुखपुर गांव में अरहैया की कहानी एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो हर किसी को सिखाती है कि नेक नियति, कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करके औरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें।